मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। मैं खुद निगरानी करूंगी कि जीएसटी का लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं, निर्मला सीतारमण। भूटान में अडानी पावर स्थापित करेगा 570 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, 6000 करोड़ का होगा निवेश। जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी ने भी कैंसिल किया सांसदों का डिनर कार्यक्रम, कल से वर्कशॉप शुरू। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अद्वितीय पराक्रम का एक शानदार उदाहरण है, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मच रही तबाही, हिमाचल से दिल्ली तक हाहाकार। ग्राउंड में चल रहा था क्रिकेट मैच, तभी हुआ जोरदार ब्लास्ट, पाकिस्तान में आतंकी हमले में एक की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने फोन पर की यूक्रेन में शांति लाने के तरीकों पर चर्चा। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। ट्रंप के टैरिफ पर गोलबंदी या संतुलन की कोशिश, ब्रिक्स समिट में शहर भारत का एजेंडा क्या होगा, जयशंकर होंगे शामिल। खालिस्तानी आतंकवाद पर कनाडा का बड़ा कबूलनामा, खुद की रिपोर्ट में मनी फंडिंग और नाकामी की बात। एलन मस्क प्रोपेगेंडा फैलने दे रहे हैं, भारत और रूसी तेल पर एक्स ने फैक्ट चेक किया तो ट्रंप के सलाहकार भड़क गए। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़, निगल गई 907 जिंदगियां, आपदा में 1044 घायल। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका साथ देगी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने खोले पत्ते। चलिए विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया कि वो व्यक्तिगत रूप से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर नजर रखेंगी। वित्त मंत्री ने मिलेनियम को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखूंगी क्योंकि ये लागू हो रहा है। उन्होंने नागरिकों से ये भी आग्रह किया कि अगर कोई उन वस्तुओं की कीमतें कम करने में विफल रहता है जिन पर कर कम किया गया है तो वे इसकी सूचना दें। उन्होंने साक्षात्कार में कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों ने मुझे बताया कि ये स्वागत योग्य कदम है और बदले में मैंने उनसे कहा कि अगर लाभ नहीं पहुंच रहा है तो आप मुझसे संपर्क करें और मैं मौके पर मौजूद रहूंगी। ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे पर कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट का सुझाव दिया था, सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सभी राज्यों ने पार्टी लाइन से हटकर इसमें योगदान दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीमा पर मुझे एक पत्र लिख सकती थी। मेरा कहना यह है कि जीएसटी परिषद से बाहर आकर सबसे पहले मैंने मीडिया को संबोधित किया। मैंने परिषद में मौजूद हर मंत्री, हर वित्त मंत्री को, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी, हम सभी मिलकर कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसका लोगों पर आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसलिए मैं उनमें से प्रत्येक की आभारी हूं। एक अन्य प्रश्न में सीतारमण से पूछा गया कि ओणम से पहले जीएसटी दरों में कटौती क्यों नहीं की गई। सीतारमण ने जवाब दिया कि दक्षिण भारत में नवरात्रि मनाई जाती है। अपने गृह राज्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, तमिलनाडु के लिए भी नवरात्रि कोई नई बात नहीं है। ट्रंप के टैरिफ से क्या सरकार इससे चिंतित है, इस पर सीतारमण ने कहा कि वह ट्रंप के बयानों को लेकर रोजाना चिंतित नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व ये सुनिश्चित करता है कि भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो। सीतारमण ने कहा, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भरोसा और विश्वास रखती हूँ, जो इस तरह के मामलों को संभालने में बेहद कुशल हैं। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और भविष्य में या आज जो भी निर्णय लेंगे वो इससे अलग नहीं होगा। ये राष्ट्र के लिए होगा और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या आघात न पड़े। भारत के वैश्विक रुख पर उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ही उनकी प्राथमिकता है। हालांकि उन्होंने 50% अमेरिकी टैरिफ के अल्पकालिक प्रभावों को स्वीकार किया, लेकिन आश्वस्त किया कि निर्यातकों को उनकी सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। अडानी पावर और भूटान की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी ड्रू
ब्लू ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड डीजीपीसी ने शनिवार को भूटान में 570 मेगावाट की वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए पर सैद्धांतिक सहमति भी बनी और डेवलपर्स ने भूटान की शाही सरकार के साथ प्रोजेक्ट के लिए रियायत समझौते सीए पर भी साइन किए। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबेगे और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की उपस्थिति में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस कदम से अडानी पावर और डीजीपीसी के लिए रन ऑफ रिवर वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को बीओओटी बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होता है। दुनिया के लिए एक आदर्श खयालिया अडानी पावर के सीईओ एसबी खयालिया ने कहा, भूटान सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दुनिया के लिए एक आदर्श है और हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट के माध्यम से देश के प्राकृतिक संसाधनों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गर्मियों में भूटान की सबसे ज्यादा डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से पूरा करेगी। जब जल विद्युत उत्पादन कम होता है गर्मियों के महीने के दौरान ये भारत को बिजली निर्यात करेगी। वांगचू प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में लगभग 60 अरब रुपए का निवेश होगा। 2026 की पहली छमाही तक निर्माण शुरू होने की उम्मीद। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य 2026 की पहली छमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। इसे शिलान्यास के 5 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीजीपीसी के प्रबंध निदेशक दाशो छेवांग रिंजिंग ने कहा, भूटान और भारत 1960 के दशक से ही भूटान की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जल विद्युत के क्षेत्र में इस सहयोग से दोनों देशों को अत्यधिक लाभ हुआ है और इसे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की आधारशिला माना जाता है। हाई इनकम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देश बनने का प्रयास। भूटान अगले दशक में एक हाई इनकम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच देश बनने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जल विद्युत और सौर ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी संसाधनों से विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुंच देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए अन्य निवेशों को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए भूटान 2040 तक जल विद्युत में 15,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 5,000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि करने की योजना बना रहा है। रिंजिन ने आगे कहा, डीजीपीसी 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अडानी समूह के साथ साझेदारी कर प्रसन्न है। अडानी समूह की तकनीकी और वित्तीय क्षमता और उनके अपार अनुभव व विशेषज्ञता को देखते हुए परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आने और ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए एक मानक स्थापित होने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप और डीजीपीसी के पास मई 2025 में समझौता। अडानी ग्रुप और डीजीपीसी के बीच मई 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते का मकसद भूटान में 5,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजनाएं मिलकर विकसित करना है। वांगचू इस समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। अडानी समूह और डीजीपीसी इस रणनीतिक साझेदारी के तहत भविष्य की परियोजनाओं के लिए आगे की चर्चाओं में लगे हुए हैं। अडानी पावर अडानी समूह का हिस्सा है और भारत में सबसे ज्यादा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। कंपनी की इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी 18,110 मेगावाट है, जो गुजरात के 12 पावर प्लांट्स में फैली हुई है। पीएम मोदी अब सांसदों को डिनर नहीं कराएंगे। डिनर का कार्यक्रम रद्द हो गया है। 8 सितंबर को पीएम मोदी सांसदों को डिनर कराने वाले थे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सांसदों को डिनर कराने वाले थे, वो भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उत्तर भारत के राज्यों में आई बाढ़ के कारण जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने डिनर कार्यक्रम को रद्द किया है। सोमवार से वर्कशॉप शुरू। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप होगी। रविवार सुबह 11 बजे से वर्कशॉप शुरू होगी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें सबसे पहले जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा। सांसदों के लिए 4 सत्र होंगे। पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग और युवा शक्ति व रोजगार पर होगा। दूसरा सत्र सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का
प्रभावी प्रयोग पर आयोजित किया गया है। इन मुद्दों पर होगी बात। तीसरा सत्र सांसदों की स्थायी समिति के समूहों का होगा। इसमें अलग अलग मंत्रालयों की संसदीय समितियों के अनुसार सांसदों से चर्चा होगी। संसदीय समिति की कार्यवाही का महत्व, संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियमावली का उपयोग, मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन, अधीनस्थ विधान की जानकारी, सांसद के रूप में व्यवहार और सावधानी, दिशा बैठक में सहभागिता आदि पर चर्चा होगी। चौथे सत्र में सागरीय क्षेत्र, लेफ्ट विंग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। पीएम सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत, सांसद खेल, टिफिन बैठक और संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता के नवाचार पर भी बात होगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के अद्वितीय पराक्रम का एक शानदार उदाहरण है और भारतीय सशस्त्र बलों ने दुश्मन पर त्वरित, सटीक और निर्णायक प्रहार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच विशिष्ट समन्वय, सशस्त्र बलों और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल और एकीकरण को प्रदर्शित किया। कुल 130 अधिकारी कैडेट और 25 महिला अधिकारी कैडेट को भारतीय सेना के विभिन्न अंगों और सेवाओं में कमीशन दिया गया, जबकि 9 मित्र देशों की 12 महिला विदेशी अधिकारी कैडेट ने भी सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा मिला। भविष्य में युद्ध का तेजी से बदलता स्वरूप निश्चित। सिंह इस मौके पर सिंह ने कहा, जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो दो बातें निश्चित है, युद्ध का तेजी से बदलता स्वरूप और सैन्य शक्ति की बढ़ती प्रासंगिकता। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे अद्वितीय पराक्रम का एक ज्वलंत उदाहरण है। भारतीय सशस्त्र बलों ने दुश्मन पर तीव्र, सटीक और निर्णायक प्रहार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इन बलों के भविष्य के रूप में आपको ये समझना होगा कि रक्षा बल हमेशा से ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा, इन युवा अधिकारी कैडेट का अपने सेवा काल में पेशेवर आचरण, इन प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और इस अकादमी के उच्च प्रशिक्षण मानक का सशक्त प्रतिबिंब होगा। मातृभूमि को गौरव दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सिंह अधिकारी कैडेट से अपील करते हुए उन्होंने कहा, याद रखें कि हमारी ताकत केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता से नहीं बल्कि पूरी टीम की एकजुटता से आती है। कोई भी सेना अलग थलग होकर काम नहीं करती, चाहे वह आकाश में हो, जमीन पर हो या समुद्र में। उन्होंने कहा, जैसे जैसे आप सेना में आगे बढ़ेंगे, आपको एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाते रखना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक अधिकारी कैडेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, सुनिश्चित करें कि आप अपनी और दूसरों की भूमिका को समझें तथा इस मातृभूमि को गौरव दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शनिवार भूस्खलन के बाद एक पहाड़ी का लगभग 200 मीटर हिस्सा कटकर बह गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में एक मकान के लगातार जारी बारिश के कारण ढह जाने से युवक और उसकी 5 साल की बेटी की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में यमुना नदी से आई बाढ़ से विस्थापित 70 से अधिक परिवारों को अक्षरधाम के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए गए अस्थायी तंबुओं में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के नौराधार के चोक्कर गांव में भूस्खलन के कारण 5 घर खतरे में आ गए। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि उनमें रहने वाले लोगों को समय रहते बचा लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भूस्खलन की यह घटना संभवतः जमीन के नीचे मौजूद पानी के एक स्रोत के फटने के कारण हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय केंद्र ने अगले 6 दिनों तक राज्य भर में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही ऊना और बिलासपुर जिलों में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 7 से 12 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चमोली में भूस्खलन से मकानों में दरार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शनिवार को यमुना नदी में बादल फटने से नौगांव इलाके में भारी नुकसान हुआ। यहां मलबे से एक मकान दब गया और जलधारा का कीचड़ भरा पानी आधा दर्जन से ज्यादा घरों में घुस गया। जब बादल फटने की घटना हुई तो भारी बारिश की आशंका के कारण कई लोग पहले ही अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह जा चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, उत्तरकाशी जिले के नौगांव इलाके में भारी बारिश से नुकसान की खबर मिलने पर मैंने तुरंत जिला अधिकारी से बात की और उन्हें युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय के समीप ब्रह्मसेन क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन ने स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। भारी बारिश
बारिश के कारण करीब 150 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह से धंस गई, जिसके चलते आसपास के आवासीय मकानों में दरारें पड़ गई। प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और कई परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गुजरात में जारी रहेगा भारी बारिश का कहर। गुजरात में अगले 7 दिनों तक मानसून की तेज सक्रियता का नया दौर देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य से भारी से बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात में अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। IMD ने बताया कि गुजरात में 7 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। बारिश से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य बाधित। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का प्रयास भारी बारिश के कारण बाधित हुआ। 270 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। उधमपुर जिले के थाई में पहाड़ी के नीचे दबे राजमार्ग के 250 मीटर हिस्से को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। इस सप्ताह के शुरू में जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क के ऊपर पहाड़ियों से पत्थर गिरने से उधमपुर और बनिहाल के बीच विभिन्न स्थानों पर सड़क खराब हो गई थी। वहीं मौसम विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 7 और 8 सितंबर को जम्मू संभाग के कुछ जिलों में मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग से 9 से 12 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 206 मीटर से नीचे पहुंचा। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान है। वहीं दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जल स्तर शनिवार रात 8 बजे कम होकर 205.98 मीटर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जल स्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के अस्थायी आवास के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मयूर विहार, कश्मीरी गेट और आसपास के इलाकों में टेंट लगाए गए हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले की खास तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में शनिवार को एक मैच के दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हैं। अधिकारियों के हवाले से पाकिस्तान के अखबार डॉन ने बताया कि ये ब्लास्ट एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED से हुआ। पहली नजर में ऐसा लगता है कि एक टारगेटेड अटैक था, जानबूझकर किया गया हमला। बाजौर जिले के पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने डॉन से हताहतों की पुष्टि की और बताया कि घायलों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को पास के अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने घटना की जानबूझकर की गई प्रकृति का जिक्र किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब क्रिकेट मैच चल रहा था तब एक पल को लगा कि जैसे जमीन ही हिल गई और विस्फोट हुआ। इससे अफरा तफरी मच गई। एक पुलिस प्रवक्ता ने द एक्सप्रेसवे ट्रिब्यून को बताया, ब्लास्ट इतना तेज था कि लगा जैसे भूकंप आ गया है और दहशत में कई लोग मैदान छोड़कर भाग गए। इस हमले ने क्षेत्र में सार्वजनिक समारोहों और खेल आयोजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। मेन टारगेट हिट नहीं हुआ। अधिकारियों ने पिछले शनिवार को एक संबंधित घटना की सूचना दी जब आतंकवादियों ने लोवी मामून तहसील के लाघारी इलाके में पुलिस थाने को क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हबीब और नागरिक नजीब खान घायल हो गए और परिसर में मौजूद एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने डॉन को पुष्टि की कि हमलावर अपने मुख्य लक्ष्य को भेदने में विफल रहे। जिला पुलिस जनसंपर्क अधिकारी इसरार खान ने बताया कि घायलों को तुरंत खार स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए जारी कोशिशों के बारे में चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस संबंधों का सकारात्मक तौर पर मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। पिछले महीने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान उपस्थित यूरोपीय नेताओं में मैक्रोन भी शामिल थे। क्या टैरिफ पर भी बातचीत? मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया।
किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों समेत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। हालांकि इस संबंध में पता नहीं चल सका कि मोदी मैक्रोन की बातचीत में अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं। मैक्रोन ने दी पूरी जानकारी। वहीं मैक्रोन ने भी पीएम मोदी के साथ अपनी फोन पर हुई बातचीत की जानकारी एक्स पर दी। मैक्रोन ने पोस्ट किया, मैंने अभी अभी पीएम मोदी से बात की। मैंने उन्हें इस गुरुवार पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ किए गए कामों के नतीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। हमारी मित्रता और रणनीतिक साझेदारी से मजबूत होकर हम शांति की राह प्रशस्त करने के लिए साथ साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। इससे पहले 21 अगस्त को पीएम मोदी ने मैक्रोन से बात की थी और इसे एक अच्छी बातचीत बताया था। उन्होंने कहा, उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बातचीत ने भारत फ्रांस साझेदारी को और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार 5 सितंबर को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन में पश्चिमी देश अपनी सेना को तैनात करते हैं तो उसे रूस की सेना एक वैध लक्ष्य मानेगी, यानी उन पर सीधा हमला करेगी। दरअसल एक दिन पहले ही यूरोप के 26 देशों ने शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के लिए अपनी सेना को तैनात करने की बात कही है। ऐसे में पुतिन ने उन्हें साफ धमकी दी है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा शुरू किए गए जंग को समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में कुल 26 देशों ने वादा किया है कि वो सीजफायर के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जमीन, समुद्र और हवा में रीएश्योरेंस फोर्स तैनात करेंगे। इस जंग को शुरू हुए लगभग 3.5 साल का वक्त गुजर गया है। अब तक की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं। इसने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के यह खूनी संघर्ष है और इसके पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। एनडीटीवी प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इन एनएफबीएफसी की तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल। टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपने शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड्स ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी।
लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा आयोजित ब्रिक्स समूह के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना और वॉशिंगटन की व्यापार नीतियों के कारण उत्पन्न व्यवधानों पर चर्चा करना है। ब्राजील वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। इस 10 सदस्यीय समूह में भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को बताया, ब्रिक्स के ब्राजीलियाई अध्यक्ष ने 8 सितंबर को एक वर्चुअल डिजिटल बैठक बुलाई है। जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारी ओर से विदेश मंत्री ही बैठक में भाग लेंगे। लूला ने 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार व ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया था। अमेरिका ने भारत की तरह ब्राजील के निर्यात पर 50% शुल्क लगा दिया। ब्राजील से प्राप्त खबरों के अनुसार राष्ट्रपति ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में टैरिफ मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। क्या भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा? न्यूज एजेंसी मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित लोगों ने कहा, नई दिल्ली ब्रिक्स के एजेंडे के बारे में वॉशिंगटन के बढ़ते संदेह को देखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर को आगे किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर यह संदेह बार बार जाहिर किया और यह मोर्चा डॉलर को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। वैसे भारत ने ऐसी किसी भी मंशा से इनकार किया है। ब्रिक्स संगठन क्यों है खास? ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में इसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करके विस्तारित किया गया, जबकि इंडोनेशिया 2025 में शामिल हो गया। ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5% है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% का प्रतिनिधित्व करता है। खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा में पनाह दी गई है। उनसे जुड़े टेरर ग्रुप वहां से फंडिंग जुटा रहे हैं। ये बात खुद कनाडा ने स्वीकार की है। कनाडा की एक रिपोर्ट ने देश के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े आतंकी फंडिंग की बात कबूली है। ये खुला रहस्य रहा है कि कनाडा बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देता है। लेकिन ओटावा, कनाडा की राजधानी, ने पहली बार स्वीकार किया कि ये समूह कनाडाई धरती से काम कर रहे हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कनाडा के वित्त विभाग से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े जोखिमों पर एक आकलन असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि खालिस्तानी समूहों पर कनाडा स्थित कई देशों में धन जुटाने का संदेह है। रिपोर्ट में कनाडा और राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद PMVE कैटेगरी के तहत हमास और हिजबुल्लाह जैसे अन्य सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के बीच वित्तीय संबंधों की ओर भी इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, कनाडा में क्रिमिनल कोड के तहत सूचीबद्ध कई आतंकवादी संस्थाएं जो PMVE श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह और खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को कानूनन प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा कनाडा से वित्तीय सहायता प्राप्त करते पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चरमपंथी समूह ड्रग्स की तस्करी और ऑटो चोरी के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा एक आतंकी वित्त पोषण केंद्र, टेरर फाइनेंसिंग हब बना हुआ है। इसने खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गैर लाभारी क्षेत्र, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के दुरुपयोग और प्रवासियों से डोनेशन की ओर भी इशारा किया है। रिपोर्ट में कहा गया, इन समूहों के पास पहले कनाडा में एक व्यापक धन उगाने वाला नेटवर्क था, लेकिन अब इसमें छोटे छोटे लोग शामिल हो गए हैं जो इस उद्देश्य की तरफ निष्ठा रखते हैं, लेकिन किसी खास समूह से कोई विशेष जुड़ाव नहीं है। इसने इन समूहों के लिए क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी जैसे फंडिंग के तमाम तरीकों को भी चिन्हित किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी समूह अपने ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए विविध फंडिंग विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें MSB और बैंकिंग क्षेत्र का दुरुपयोग, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग, राज्य वित्त पोषण, चैरिटेबल और NPO क्षेत्र का दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधि शामिल है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह, कनाडा में
खालिस्तानियों की मौजूदगी वीडियो, गवाहों की गवाही और मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां की सरकार की तरफ से कार्यवाही की स्पष्ट कमी रही है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया है। अब ध्यान इस बात पर है कि क्या उनके उत्तराधिकारी यानी नए प्रधानमंत्री मार्क सेर्नी इस गलती को सुधारेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल की खरीद पर जारी टैरिफ तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बेतुके बयान जारी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसे ही बिना सिर पैर वाला पोस्ट डाला था तो प्लेटफॉर्म ने उनका वही झूठ सबके सामने ला दिया, फैक्ट चेक कर दिया। अब दुनिया के सामने झूठा साबित होने के बाद नवारो अपनी गलती सुधारने की जगह एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क पर ही बिफर पड़े। पीटर नवारो ने क्या पोस्ट डाला था? दरअसल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें बताया गया है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर ट्रंप सरकार में परस्पर विरोधी प्रयास चल रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन द्वारा नई दिल्ली के प्रति इस्तेमाल की गई भड़काऊ भाषा से रिश्ते में संकट गहरा रहा है। इस खबर की आलोचना करते हुए नवारो ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, फैक्ट, भारत में सबसे अधिक टैरिफ लगने से अमेरिका में नौकरी जाती है। भारत रूसी तेल पूरी तरह से सिर्फ लाभ कमाने के लिए खरीदता है। उससे मिलने वाला राजस्व रूस के युद्ध मशीनों को चलाता है। यूक्रेनियन रूसी लोग मारे जाते हैं। अमेरिका के टैक्स पेयर्स को और अधिक भुगतना पड़ता है। भारत सच्चाई स्पिन को संभाल नहीं सकता। द वॉशिंगटन पोस्ट वामपंथी अमेरिकी फर्जी खबर चलाता है। फिर एक्स ने बताया नवारो का झूठ। नवारो के इस पोस्ट पर एक्स के कम्युनिटी नोट के साथ फैक्ट चेक किया और लिखा, भारत जो रूस के साथ तेल खरीदता है वो ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न कि केवल फायदा कमाने के लिए। ये व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है। भले भारत में कुछ टैरिफ है लेकिन अमेरिका के साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है। अमेरिका खुद रूस से कुछ वस्तुओं का आयात जारी रखे हैं कि उसका पाखंड है और बिगड़ पड़े नवारो। एक्स पर इस कम्युनिटी नोट को बकवास कहते हुए नवारो ने आरोप लगाया कि एलन मस्क प्रोपेगेंडा की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने फिर से अपना झूठा दावा दोहराया कि भारत केवल लाभ कमाने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने लिखा, वाह, एलन मस्क लोगों के पोस्ट में प्रोपेगेंडा को फैलने दे रहे हैं। नीचे दिया गया वो बकवास नोट बिल्कुल वैसा ही है, बकवास। भारत केवल मुनाफाखोरी के लिए रूस से तेल खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कुछ भी नहीं खरीदा था। भारतीय सरकार की स्पिन मशीन उच्च झुकाव पर चल रही है। यूक्रेन के लोगों को मारना बंद करें। यूक्रेन के लोगों को अमेरिकी नौकरी लेना बंद करें। भारत ने पहले ही बता दिया है झूठा। नवारो इससे पहले भी कई बार भारत पर झूठे आरोप लगा चुके हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि नवारो गलत बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपनी प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन्हें गलत और भ्रामक बयान कहा। एक साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और जाहिर है हम उन्हें खारिज करते हैं। नवारो की नई झूठी टिप्पणियां तब आई हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर आशा जताई है और व्हाइट हाउस में प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी और उनके साथ अपनी दोस्ती की सराहना की है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को कहा कि देश भर में जारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 907 लोगों की मौत हो गई है और 1044 घायल हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान स्थित पंजाब के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएमए ने शनिवार को नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 3 प्रमुख नदियां उफान पर थी। बाढ़ में करीब 50 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात में। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पीडीएमए ने विस्तार से बताया, कुल मौतों में 43 गुजरात और गुजरांवाला संभाग में दर्ज की गई, जबकि फैजलाबाद में 5 लोगों की जान चली गई। लाहौर और सरगोधा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पीडीएमए ने कहा कि पंजाब में जारी बाढ़ की चपेट में 42 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। वहीं रावी, सतलुज और चिनाब नदियों के किनारे बसे 4100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। इस बीच सिंध के वरिष्ठ मंत्री शर्जील इनाम मेमन ने एक बयान का हवाला देते हुए एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि प्रांत के संवेदनशील नदी क्षेत्रों से कम 1,21,769 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। प्रमुख बैराजों में पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी हैं। हर बांध इस समय ओवरफ्लो। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक सिंध सूचना विभाग
विभाग के अनुसार गुड्डू बैराज में 3,60,976 क्यूसेक पानी का इनफ्लो और 3,25,046 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो दर्ज किया गया है, जबकि सुकूर बैराज में 3,29,648 क्यूसेक पानी का इनफ्लो और 2,78,398 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो दर्ज किया गया। कोटारी बैराज में इनफ्लो 2,37,000 क्यूसेक और आउटफ्लो 2,15,000 क्यूसेक रहा। त्रिमू बैराज में अपस्ट्रीम में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों 4,36,000 क्यूसेक दर्ज किए गए, जबकि पंजनाद बैराज में 3,21,570 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो दर्ज किया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने 7 से 13 दिसंबर तक सिंध में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक गरज के साथ तूफान का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही मूसलाधार बारिश और बाढ़ को लेकर चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से गुजर रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और शहरी इलाकों में जलभराव हो गया है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसके लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी हैं। मुकाबला इन्हीं दोनों में होना है। दोनों अपने अपने दल में समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इस बीच शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोले। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए शनिवार को अपना समर्थन विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को B सुदर्शन रेड्डी को देने का ऐलान किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी के समर्थन की बात कही। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनसे संपर्क कर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का अनुरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी AIMIM ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और वे न्यायमूर्ति रेड्डी का समर्थन करेंगे। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, न्यायमूर्ति रेड्डी एक हैदराबादी हैं और एक सम्मानित न्यायविद के रूप में उनकी पहचान है। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना से जुड़े होने के नाते ये समर्थन उनके लिए गर्व की बात है। बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने न्यायमूर्ति रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जहां वे NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के समर्थन की घोषणा तेलंगाना की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है, क्योंकि IMIM के समर्थन से न्यायमूर्ति रेड्डी की स्थिति मजबूत हो सकती है। ओवैसी ने इस कदम को संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा से जोड़ा है, जो कि उनके अनुसार रेड्डी के करियर का आधार रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये निर्णय पार्टी के सिद्धांतों और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक हलकों में इस समर्थन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और इस घोषणा से चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। हाल ही में ये खबर आई थी कि कॉमेडियन कीकू शारदा द ग्रेट इंडियन कपिल शो को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो नए रियलिटी शो राइज एंड फॉल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कपिल शर्मा के शो में कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच बहस होती नजर आई। इसके बाद इन खबरों को हवा मिल गई, मगर अब खुद कीकू शारदा ने ऐसी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि वो अभी भी द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हिस्सा है। कहा जा रहा था कि नए शो में जाने के लिए कीकू शारदा पुराने शो को छोड़ रहे हैं। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कृष्णा अभिषेक के साथ उनका झगड़ा हुआ, इसलिए वे शो छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ अफवाह है। उनसे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कीकू शारदा ने कपिल के शो के मौजूदा सीजन की शूटिंग पूरी कर ली है। उनका कोई काम बाकी नहीं है, कोई अचानक शो से बाहर हो नहीं गया है और उनके और टीम के बीच कोई तनाव नहीं है। राइज एंड फॉल में भी वो अपनी शूटिंग पूरी करने के बाद ही गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि कीकू शारदा और कृष्णा के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दोनों कलाकारों के बीच दोस्ताना और पेशेवर रिश्ता है। दोनों के बीच टकराव जो भी वीडियो वायरल होते ही वो शो से ही रिलेटेड हैं। दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। नए शो राइज एंड फॉल की बात करें तो इसमें अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैद जैसे सितारे हैं। हाल ही में इसमें भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री हुई। राइज एंड फॉल को शॉर्ट टैंक फेम मशहूर बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं। शो का कॉन्सेप्ट कुछ बिग बॉस के जैसा ही है। शो के होस्ट अश्नीर खुद राइज एंड फॉल शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर
पर नजर रख रहे हैं। ये 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे Amazon एक्सेस प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसे मुफ्त में दर्शक इस ऐप पर देख पाएंगे। तमाम विवादों के बीच आखिरकार फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। फिल्म पर शुरू से ही विवाद हो रहा था। कोलकाता में इसके लॉन्च इवेंट पर हंगामा हुआ। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म रिलीज को लेकर लोगों पर कई इल्जाम लगाए। इस बीच आइए जानते हैं फिल्म ने पहले 2 दिनों में कितनी कमाई की है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में हुआ इजाफा। द बंगाल फाइल्स को विवाद का फायदा नहीं मिलेगा। पहले दिन फिल्म की कमाई काफी कम रही, हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कुछ इजाफा हुआ। फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपए से खाता खोला। दूसरे दिन फिल्म ने 2.04 करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, सिमरत कौर, शाश्वत चटर्जी, दर्शन कुमार और नामाशी ने अभिनय किया है। औसत से कम है फिल्म की कमाई। बताया जा रहा है द बंगाल फाइल्स की कीमत 35 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई काफी है। जानकार मानते हैं कोई भी फिल्म पहले दिन अपने बजट का 10% कमाती है तो उसे औसत माना जाता है। अगर कोई 20% कमाती है तो उसे अच्छी कमाई माना जाता है। उफ ये सियापा से आगे निकले फिल्म 5 सितंबर को सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्में बागी 4 और उफ ये सियापा रिलीज हुई। कमाई के मामले में बागी 4 द बंगाल फाइल्स से काफी आगे निकल गई। बागी 4 ने अब तक 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, वहीं उफ ये सियापा द बंगाल फाइल्स से काफी पीछे है। इसके कलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। फिल्म के बारे में विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री हैं। ये फिल्म 1946 के कलकत्ता हत्याकांड और नोआखली दंगों पर बनी है। फिल्म में आजादी और भारत के विभाजन से पहले की कहानी भी दिखाई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।